सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। सही है। चलिए भाई, कहाँ थे हम लोग? अर्थालंकार। अर्थालंकार में कल 3 अलंकार देखे थे। कौन कौन सा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और कौन सा? उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार की परिभाषा ये बताई गई कि जहाँ उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए, समानता पाई जाए। दूसरा रूपक में बताया गया जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद आरोपित किया जाए, मतलब है कि कोई अंतर न रहे, कोई अंतर न रहे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में बताया गया जहाँ उपमेय में इसकी उपमान की संभावना तलाशी जाए, संभावना तलाशी जाए, तो वहाँ कौन सा? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको बता भी दिया गया था, उदाहरण से समझा भी दिया गया था, और बड़ी बात ये थी कि ये पहचानना कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, ये भी बता दिया गया था। यहाँ हमने एक उदाहरण दिया था, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें क्या है कि पीपल के पत्ते और किसमें? मन में क्या पाई गई है? समानता पाई गई है। यहाँ क्या उदाहरण दिया गया? चरण कमल बंदों हरिवाई। हरिवाई मतलब ये है कि चरण और कमल यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। और एक बात, दूसरी बात हमने पहचान ये भी बता दिया था कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान पास में होता है ना, उपमान पास में होता है, और दोनों के बीच क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। उसके बाद यहाँ उदाहरण दिया गया था रहीमन पुतरी श्याम की, रहीमन पुतरी श्याम की मनहु जलज मधुकर लसय, मनहु जलज मधुकर लसय। चलिए, इतना आपको बातें सबको समझ में आ गई थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत थी। लेकिन फिर भी यदि हम 2-4 उदाहरण दें तो क्या आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पहचान पाएंगे? सब लोग पहचान जाएंगे? तो अच्छी बात है, पहचान जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से, जैसे हमने कल बताया था, यदि इस तरीके से भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक और ट्रिक है, उसको लिखिएगा। लिखिए, तो लिखिएगा उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक, हेडिंग लगा लीजिए, उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक। और इसको नोट कर लीजिए और रट लीजिए, कभी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक, तो लिखिएगा, जिन काव्यगत पंक्तियों में, जिन काव्यगत पंक्तियों में ऐसे सा कामा सी से ऐसे लिखते चलिए, जिन काव्यगत पंक्तियों में सा सी से सादृश्य सो सरिस समतुल्य
के समान की तरह के जैसा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर आप इस तरीके से पहचान पाएँ एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बात समझ पाए ना कि उपमेय की उपमान में समानता पाई जाए। आप पंक्तियाँ पढ़िएगा, यदि आपको ये लग जाए पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि समानता बतलाई जा रही है, क्या भेद आरोपित किया जा रहा है कि संभावना तलाशी जा रही है। लेकिन कुछ ना समझ में आए तो अभी मैं जितना लिखाया इसको याद कर लीजिएगा। ऐसी कोई भी काव्यगत पंक्ति जिसमें सासी से, सादृश्य, समतुल्य, सविश, के समान, की तरह, के जैसा आदि शब्द अगर किसी भी पंक्ति में मिल जाए तो आंख बंद करके टिक लगा देना कौन सा अलंकार, उपमा सही हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, पीपर पात सरिस मन डोला, क्या शब्द मिल गया, कौन अलंकार होगा? हाय कोमल सी बच्ची, सी मिल गया ना, सासी से हो जाएगा ना, बस ऐसे ही पहचान लीजिएगा। क्या क्या शब्द रट डालिए, सासी से, समतुल्य, सादृश्य, के समान, सरिस, के जैसा, की तरह, अगर ये शब्द मिल जाए तो बताइएगा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। पहचान लेंगे। अब उसके बाद रूपक अलंकार की ट्रिक तो बता ही दी गई है। क्या रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान हमेशा पास में होता है और दोनों के बीच क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। हो जाएगा। अब लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक लिखिए, जिन काव्यगत पंक्तियों में जनु जानो, ऐसे बोर्ड पर देख लीजिएगा, जनु कामा जानो, जिन काव्यगत पंक्तियों में जनु कामा जानो कामा मनु मानो कामा जनहु मनहु जान पड़ता है, ज्यों निश्चय ही कामा मकु कामा इच्छा से आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए बात को? न कुछ भी समझ में आए तो भैया इतना काम जरूर कर लेना कि सासी से, सदृश्य, सरिस, समतुल्य, के समान, के तरह, के जैसा यदि किसी भी लाइन में मिल जाए तो कौन अलंकार, उपमा। यदि उपमेय और उपमान पास में दिया हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक। इसके अलावा जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु और माकु ज्यों ही, निश्चय ही, इच्छा से आदि शब्द लगे हो तो वहाँ कौन अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हो जाएगा सबका। चलिए मैं 2-4 उदाहरण लिखता हूँ, आप पहचान के बताइएगा। अपने कॉपी में उदाहरण लिख लीजिएगा। 2-4 उदाहरण मैं बोलता हूँ। जैसे उदाहरण एक तो मैं बोल रहा हूँ, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा,
मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब पंक्ति को पढ़िए और मैं जिससे पूछूंगा वो बताए कि इसमें कौन सा अलंकार है। पढ़ लिए सब लोग पढ़ लिए हैं। लाइन क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो भैया अब भी ना समझ में आया हो ना तो वही कहेंगे हम चुल्लू भर पानी में। ए भैया विजय, कौन अलंकार है लाइनिया में? हम ही आत्महत्या कर लेगा? नहीं बताओ, अगर हम ही कर ले अब। हाँ पढ़ो अच्छे। उत्प्रेक्षा वाली लाइन में नीचे हम क्या लिखाएं अभी? अबे अब उसमें नहीं, जो ट्रिक लिखाएं अभी उसमें क्या बोले लिखो। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हाँ और तेज बोलो यार, नहीं उधार ले लो हमसे, 2-4 ठो नटई दे दें हम तुमको उधार। नटई जानते हो ना? जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, जिस लाइन में दिया है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरी लाइनिया में लिखा है मानो हवा के जोर से, तो कौन अलंकार होगा? तो कहाँ से तुम उपमा बोल रहे हो? चलिए एक और उदाहरण लिखिएगा। कहती हुई यूं उत्तरा से, कहती हुई यूं उत्तरा के, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरी लाइन, हिम के कण से पूर्ण मानो, हिम के कण से पूर्ण मानो, मानो नहीं मानो, हिम के कण से पूर्ण मानो। क्या हुआ? नए पंकज भय, यही है ना? नए पंकज भय, नए हाँ कि गए, कुछ भी हो, चल हो गया ठीक है। अब बताओ इसमें कौन अलंकार है? मानो आया है ना, कौन अलंकार है? तो ये वाला आसान था कि ये वाला आसान है? दोनों आसान है। ट्रिक वाला ज़्यादा आसान है, लेकिन तब वो तो देख रहे हैं ना। चलिए एक और मैं उदाहरण देता हूँ, आप पहचानते चलिए। इसे लिखिए, फूले कास सकल महछाई, फूले कास, कास जानते नहीं है? का कितने लोग कास नहीं जानते हैं? ये वाला कास नहीं, कास हम नौ कभी पा जाते, वो कास नहीं है। ये बात समझ, ये कास का मतलब है घास है। ये क्या है? घास है। सरपत जानते हो ना, उसी की कैटेगरी की घास है, उससे छोटी होती है, उससे मुलायम होती है। लेकिन एक बात है, ऐसे हाथ रगड़ दोगे तो उंगलियां काट देगा, जानते हो ना। और वो बारिश के मौसम में उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं, ये भी नहीं पता है? हाँ जानते हो ना? हाँ ना जानते हो तो हमारे मेजा की पहाड़ी पर चले आना, वहाँ मिल जाएगा। तो लिखो लाइन, फूले कास सकल महछाई, महछाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। हो गया? कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, क्लियर है ना?
चलिए एक आध उदाहरण मैं और दे देता हूँ, देखें जो है लिखिएगा। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। कौन अलंकार है? उपमा है ना, कोई दिक्कत? अब पहचान जाएंगे ना? का विजय भैया, अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब तो आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा क्लियर हो गया सबका? कोई दिक्कत नहीं आएगी अब? इधर भाई साहब, अब तो नहीं आनी चाहिए। अगर अब आई तो समझ लीजिए कुछ दिक्कत आप ही लोगों में है। तो चलिए अब 3 और बचे हैं, उनको ले लेते हैं। हाँ, रूपक का एक आध एग्जाम्पल और बताएं यार। इतना एग्जाम्पल याद नहीं रहते में भैया, कितना याद करें चौपाई उपाई यार। अब बताओ तुम लोगों को अनुच्छेद घटाएं चौपाई घटाएं कितना है? तुमको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस काम खत्म है वहीं से यार। हाँ चलो अब भ्रांतिमान अलंकार, आप लोग हेडिंग लगा लो, मैं दोनों हेडिंग लगा लेता हूँ, लेकिन आप लोग एक ही लगाइएगा, केवल भ्रांतिमान की। पहले तो ये जानिए कि मैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा एक साथ इसलिए बताया क्योंकि इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो कह रहा है कि उपमेय की उपमान में संभावना क्या समानता, एक कह रहा है कि उपमेय की उपमान में अभेद, एक कह रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना। तो है तीनों में लगभग मिलता जुलता है ना, तो इसलिए मैं तीनों एक साथ। अब उसी तरह से इनमें कन्फ्यूजन होता है, किसमें? भ्रांतिमान में और संदेह अलंकार में। बात क्लियर हो गई? काहे दिक्कत होती है? चलिए समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। भ्रम से बना है भ्रांतिमान और शक से बना है संदेह। तो भ्रम और शक में अंतर है? क्या अंतर है? 1 मिनट, हाँ बोलो। अच्छा, मतलब एक बार भ्रम है, दोबारा देख लेंगे भ्रम खत्म हो जाएगा ना। और संदेह है, अच्छा मतलब शक ही रहेगा, कुषाण नहीं होगा ना। चलिए और कोई बताए भाई, क्या अंतर है भ्रम और शक में? हाँ बताइए आप। अच्छा 1 सेकंड, कहा कि हम दोनों एक ही हैं, तब काहे अलग अलग हैं भैया? नहीं, इनका कहना हाँ मिलता जुलता है, तभी तो हम कह रहे हैं इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होगा। जैसे मिलता जुलता उपमा रूपक और हाँ बोलो। चलो आओ बताओ क्या नाम है? हाँ सर, जैसे कोई 2 चीज है, मतलब उसे देखने पे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसमें भ्रम हो जाए तो वो भ्रम होगा। अच्छा, देखने पे फिर भ्रम हो जाए तो भ्रम है, और शक हो जाए तो शक है। यही हाँ हाँ बताओ। सर जैसे जब समानता होता है 2 चीज़ों में, हाँ। वहाँ पे भ्रम होता है, और जब 2 चीज़ में समानता नहीं पाई जाती है तब जो होता है तब शक होता है। अगर समानता पा गई तो शक नहीं है ना। चलिए आइए, कोई कपड़े वगैरह को देख के बस नहीं चलिए आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप भ्रमित तब होंगे जब देखने में एक जैसा लगे। आप चले जाइए इमामबाड़ा, गए हैं लखनऊ? लखनऊ इमामबाड़ा गए हैं? चलिए छोड़िए, कहीं अपरिचित स्थान पर जाइए जहाँ आप पहली बार गए हैं, खूब गलियाँ मिल रही हैं, किसी के साथ चले गए
और आते समय आपको शक हो गया कि भ्रम हो गया? भ्रम हुआ ना, भ्रमित हो गए आप ना। क्यों भ्रमित हो गए? कि कुल गलियां ऐसे ही लग रही थी, एक ही जैसा। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वस्तुओं के बीच सादृश्यता पाई जाए। सादृश्यता मतलब देखने में समान लगे तो वहाँ जो कन्फ्यूजन होगा उस कन्फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? भ्रम कहेंगे। बात क्लियर है? और देखने में कोई समानता न हो फिर भी आपके अंदर कन्फ्यूजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शक कहते हैं। बात क्लियर है ना? आपकी प्रेमिका दूसरे से बात करती है, शक है कि भ्रम है? बताओ संजय। हाँ, दूसरे से बात करती है, तुम्हें शक है कि भ्रम है? हाँ बोलो क्या है तुम्हें? यार जब बोलोगे नहीं समझोगे कैसे? अभी सोचो आप बोले का ना। चलिए, वो शक है। क्या है वो? शक है। कैसे शक है? क्योंकि दूसरे से जो वो बात कर रही है उस समय अब आपकी इस प्रेमिका के बीच देखने में कोई समानता है क्या? कोई समानता नहीं। लेकिन तब भी आपके अंदर क्या जो पैदा हुआ कन्फ्यूजन, वो क्या है? शक है। ठीक है ना? अब वहीं पर अंधेरे में सांप दिख जाए या रस्सी दिख जाए तो देखने में समानता है ना। तो रस्सी को सांप बैठ समझ लो या सांप को रस्सी समझ लो, तो वहाँ कौन अलंकार है? भ्रांतिमान। समझ पा रहे हैं अपना? सावी बीच नावी है ना, नावी है कि नावी बीच सावी है, बस इतना ही लिखते हैं, बाकी भी लिखाते हैं। अब बताइए, साड़ी और नावी देखने में एक जैसे लगती हैं का? हाँ, एक जैसे लगती हैं कभी? तो वहाँ क्या है? संदेह है। बात क्लियर हो गई ना? और जहाँ देखने में फूलों देखी पलाश बन, पलाश तो जानते हैं सभी ना? कितने लोग पलाश नहीं जानते? 1 2 3। तो धीरे कहा ऐसे कर रहे हो? उठाओ ना फिर ऐसे। तो फटा है क्या यहाँ पे? नहीं तो उठाओ कैसे? नहीं, आदमी का यहाँ का फटा उठा तभी नहीं। तो अब कौन जानता है? आप जानते हैं? मतलब एक आते ही 2 लोग हैं जो जानते हैं ना, 1 बस। अच्छा 3 4 उधर। और चलिए बताइए भैया जो जानता है, बताओ उमेश। पलाश एक फूल है जो रेड, पलाश एक फूल है जो रेड कलर का होता है, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है। और बताओ भैया। यही फूल है पिलास। पिलास तो आप उसको कहते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ हाँ बताओ। फूल है राजकीय, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश का है ये। मतलब जैसे कि इसका कलर ऐसा होता है, जैसे हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि। अच्छा, मतलब उदाहरण याद है का? चलिए आइए। अब पता नहीं एक शब्द और हम बोलने हो सकता है जानते हो। क्या लिखा है? तो देसी भाषा में छूल ही कहा जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पलाश। यार जहाँ पहाड़िया पर हम लोग बैठिया खड़ी किए थे, कुल पलाश है तो है वहाँ, उसके अलावा क्या है? अब भी नहीं याद है? हाँ चलिए आइए। इस तरीके से उसका पत्ता होता है, ठीक है ना? और फूल उसका कुछ यूं तरीके से, मतलब इधर भी, अब 3D तो है नहीं, इस तरीके का होता है। और एकदम कलर इसका नारंगी होता है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये फूल बंधा है ना, ये ब्लैक कलर का होता है।
और ये एकदम नारंगी, वैसे नारंगी जैसे आग की लौ, जैसे आग की लौ। आप अब तो ज़माना बदल गया, सब फाइबर ने स्थान ले लिया। जो हमारे यहाँ एक यष्टि जनजाति होती है जिनको हम कहते हैं बनवासी। बनवासी जानते हैं? अब भी न जानते हो ना, तो उनको गांव देश में मुसहर कहा जाता है। अब जानते हैं? पहले जब घर में कोई कार्यक्रम होते थे, शादी विवाह होते थे ना, तो दोना और पत्तल यही पहुंचाया करते थे। और इनके द्वारा भेजा गया दोना और पत्तल ना महुआ का पत्ता का नहीं होता था, महुआ के पत्ते का वहीं होता था जहाँ छूल नहीं है, जहाँ पलाश नहीं है। ये जाते थे जंगल से यही पत्ता तोड़ कर आते थे, इसी से दोना और पत्तल बनाते थे। समझ में आ गई बात? और अब भी पत्ते वाली दोने और पत्तल मार्केट में मिलते हैं अब भी, तो वो सब इसी के होते हैं, ध्यान रखिएगा इसके। बाकी और चीज़ कारण ये है कि ये इसी का क्यों बनाया जाता था, क्योंकि देखिए जब कई ऐसी पत्तियां हैं, जैसे पत्ती देखा जाए तो सागौन की बहुत बड़ी पत्ती होती है ना, ऐसे इतनी बड़ी की पूरी, एक तो पत्ता तोड़ के बैठ जाओ खाने के लिए, उसी पे कहा जा रहा है। लेकिन स्मेल आती है ना, खाना वो भी गर्म पड़ेगा तो स्मेल कर देगा ना, बात समझ में आ गई ना। लेकिन ये जो पलाश का पत्ता यानी छूल का जो पत्ता है, उसमें स्मेल नहीं आ सकती, तो उस समय यही प्रयोग होते थे। और इसकी खास बात जानते क्या है? जब गर्मी में मई और जून के महीने में जब खुल्लू चलती है ना, जब दुनिया भर के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं ना, तब ये मुस्कुराता हुआ फूल खिलता है इसका। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इसीलिए बनाया गया है कि विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराने वाला कौन है? पलाश। ये सोच है राजकीय पुष्प बनाने का। तो पलाश और आग की लौ में देखने में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। तो इसलिए यदि भ्रम हो जाए तो वो कहा है? भ्रांतिमान। समझ में आ गई बात? तो चलिए लगाइए हेडिंग भ्रांतिमान अलंकार। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उसको जान। अब आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ओस बिंदु का मतलब ओस की बूंदें। क्या मतलब हुआ? ओस की बूंदें। और क्या है यहाँ पर? मोती। तब एक सवाल, मोदी नहीं है, मोती हर जगह बंदा पहुँचा रहता है ना। तो बूंदें और मोती। अब मेरा एक सवाल है, खैर यहाँ उस सवाल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि पढ़ाया हूँ तो कर्तव्य बनता है मेरा कि पूछ लें। इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है? शुभम, ओस की बूंदे का है? अच्छा, ये उपमेय है, ये उपमान है। कैसे भैया? कहाँ है कहीं? हाँ, मोती होती कोई ना पहना ही पहना होगा, काठ तो पास में तो ही है। कौन पहना है मोती होती भाई? अब मोती का मतलब फिर ओरिजिनल मोती ही नहीं ना, कुछ भी वैसे तो हो सकता है। अरे ये भी तो मोती ही सब है। अब पास में बताओ क्या है? वो उसकी बूंद है कि मोती है? अब वो उसकी बूंद कहीं दिखाओ, बताओ ममता। सर, जो ओस है ये उपमान है और जो मोती है ये। अच्छा, ये आपने इसे उपमेय बोल दिया? नहीं, इन्होंने, और इसे उपमान, और आप पलट दिए। हाँ, 24वां संविधान संशोधन दिए ना। सर, वो प्राकृतिक था वो। अच्छा, ओस की बूंद प्राकृतिक है और मोती आर्टिफिशियल है ना। बैठ जाइए, काहे खड़े हैं? कुछ चाहिएगा? ये यादव जी के पीछे जो झुका जाएगा, हाँ खड़े हो। कापी भी कंप्लीट है तुम्हारा? बताओ।
खाए पिए हो? हाँ, नहाए धोए हो? और कहो क्या पूछे? हम पढ़ने आए हो तो यही पूछेंगे ना। अच्छा, ओस की बूंदे उपमान है वो, क्यों? हाँ, क्यों? ममता बता दी इसलिए? हाँ हाँ, आप इतने मोटे हो, ठीक ठाक शरीर से हो, तो अवधिया कहाँ चली जाती है? अबे विवेक, अच्छा आपके हिसाब दोनों उपमान है, तो हम परिभाषा ही गलत लिखा दिए का? तो हमको लिखाना चाहिए जहाँ उपमान में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान होता है ना। चलिए बैठ जाइए। वो कौन झुका जा रहा है? हाँ ब्रजेश, सर ये और मैं और मोटी उपमान। अच्छा, मतलब शुभम की बात पे जाएंगे। हाँ बहन जी, सर मोती उपमेय है और उसकी मोती उपमेय है और बूंद उपमान। क्यों? सर उसकी बूंद नेचुरल नेचुरल है और मोती आर्टिफिशियल है, यही है ना। बैठ जाओ। इस आर्टिफिशियल ज़माने में ना हमारे बच्चियों को पता ही नहीं रह गया कि मोती आर्टिफिशियल होती है कि नेचुरल होती है। केवल एक तो यही चार अंतर बताए हैं। उपमेय काल्पनिक होता है और उपमान वास्तविक होता है। तो बूंद मोती हो सकती है, यह बात काल्पनिक है कि सही है? काल्पनिक है। तो ओस की बूंद फिर क्या है? उपमेय है। और मोती ओस का बूंद नहीं बन सकता, वो मोती है तो मोती ही रहेगा, वास्तविक है। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारा तुक्का ही पे सही हो गया था, मुझे पता है, नहीं तो बता ही लेते। जब मैंने कहा कि पास में मोती है, दूर में ओस की बूंद है, गलत मैंने बोला ना। हंसिनी है ना, मेन कैरेक्टर कौन है? हंसिनी। हंसिनी के पास में कौन है? बूंद है कि मोती है? तो कौन पास में है? ओस की बूंद है। तो जो पास में है उपमेय है। यही तो नहीं बता पाए तुम, काहे से कि काम तुक्का वाला चल रहा था। पूजा वूजा ठीक ठाक करते हो लग रहा है। चलिए, तो अब आप बूंद, ओस की बूंद और मोती में क्या सादृश्यता पाई जाती है? देखने में समान लगते हैं जी नहीं? अरे इतनी इतनी बीरबल राजा भैया, बीरबल के अकबर की कहानियाँ बनी हुई हैं। हाँ, आप लोग कह रहे हो कि पता नहीं। हाँ भैया, फ़ोन करते हैं 10 मिनट। समझ गए? ये कहानी नहीं पढ़े हैं का? बीरबल और अकबर वाली, लेकिन कहानी नहीं बताएंगे तो नोट कर लो, लिख लो। ये पंक्ति हो गई ना, तो स्पष्टीकरण लिखो। क्या लाइन बोली गई भाई? बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। हो गया? अब बताइए कितना कन्फ्यूजन है। एक सांप है, ठीक है ना, वो हाथी के सूंड को, नागसुंड मतलब हाथी का सूंड, वो हाथी के सूंड को क्या समझ बैठा? बिल समझ बैठा। अब बिल और हाथी की सूंड में भैया सादृश्यता तो ही। अब वही अकेला ही नहीं कन्फ्यूजन में है। कौन? विषैला सांप ही नहीं, फिर आगे चलिए, हाथी वही हाल में है।
काली ईख समझ गई, मतलब कविवा गन्ना समझ के विषधर को उठा लिया तब गजने आप, मतलब उसको उसने भी उठा लिया। तो कन्फ्यूजन है ना, तो इसमें भी पूछा जाए, उसमें समय बर्बाद होता है ना। चलिए एक थोड़ा उदाहरण लिख लीजिए। चलिए यही लास्ट है। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए। हाँ, दूसरी लाइन क्या है? हाँ, पुनि पुनि जान महावर एड़ी मीड़त जाए। बताइए, एक क्या बोले, एक स्त्री है, उसका पाँव मतलब एड़ी ना, एड़ी यही कहते हैं ना। पहले समझ लीजिए अर्थ। महावर का मतलब जानते हैं? हाँ, रंगना ही लिखे दें, जो लगाते हैं एड़िया में, लगाए हो? हाँ, नहीं लगाए हो? ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि तुम लगाए हो। देखो ये लगाया, बता रहा लगाए, और उसमें हंसना क्या है? लगाने वाले के लिए, लगाने के लिए तो आता है। पाँव मतलब पैर, पाँव में रंगना लगाने के लिए, रंग लगाने के लिए नाइन जानते हैं सब ना? हाँ, शादी विवाह में आती हैं ना वो महिलाएं जो, हाँ नाउन तो वही नाइन आके बैठ गई है। अब देखिए, लेकिन उस स्त्री की एड़ी इतनी लाल है, पता नहीं कितनी लाल है, इतनी लाल है कि वो बेचारी कंफ्यूज हो गई। मान लीजिए, अगर ये समझ लीजिए कि चलिए ये एड़ी है उसकी यहाँ पीछे से, अब वो यहाँ तक लगाई, लगाने के बाद फिर उंगली कलर में फिर आई, यहाँ भी उसका पहले से इतना लाल है कि उसको समझे में कहाँ तक लगाए हैं कहाँ तक नहीं लगाए हैं। तो यानी कि उस नायिका यानी उस स्त्री की एड़ी में और रंग में सादृश्यता है ना, इतनी लाल है कि क्या हो गया कि वो बेचारी परेशान हो गई। तो एड़ी मीड़त जाए, मीड़त मतलब बार बार वही रगड़ना, इधर से उधर करके खचल दे। संभव है? चलो समय बताएगा संभव है कि नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिला के मतलब ये है, इसमें कन्फ्यूजन है ना, किसमें एड़ी में और रंग में। हो गई बात क्लियर? काहे में? हाँ, नाउन में कहा है विजेश, नाउन और एड़ी में समानता नहीं है। भाव को नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, क्या बताएं। चलिए फिर यहीं से ख़त्म करते हैं। अब रह जाए संदेह, एकदम आप कल बहुत लंबा खींच दिए थे, 3 घंटा पूरा। तो संदेहालंकार हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। संदेह, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, पूछिए भैया, कोई सवाल हो तो। हाँ, कोई सवाल नहीं ये पूछने का? हाँ पूछो। हाँ सर, उसमें दिया है गोवा दमन और दीव। हाँ, इसको 1857 में गोवा को पूर्ण राज्य, 87 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हाँ, और दमन और दीव को, हाँ, सर क्या गोवा और दमन और दीव एक ही थे? नहीं, एक नहीं थे, अलग अलग थे भाई। उसका एक साथ का मतलब जानते हो क्या है? इसका काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कोई आया था तो पुर्तगाली आए थे। बात समझ में आ गई ना? तो पुर्तगालियों का अगर मेन जगह पर बात करें तो बम्बई पर, बम्बई का मतलब पूरा आज का महाराष्ट्र वो गुजरात, बात समझ में, क्योंकि वो बम्बई राज्य कहा जाता था। तो बम्बई राज्य में आज का पूरा महाराष्ट्र गुजरात शामिल था। ये पूरा इलाका गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, ये सब जो थे ना, ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में थे। पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आ रहे हैं यहाँ पे? डच आ रहे हैं। वो भी मछलीपट्टनम में, सूरत में कहीं ना कहीं अपनी वो भी कोठियाँ कहीं ना कहीं जगह स्थापित कर रहे हैं। फिर अंग्रेज आए, वो भी कहीं ना कहीं स्थापित किए। फिर फ्रांसीसी आए, वो भी कहीं ना कहीं स्थापित किए। यानी कि जब एक ही भारत के क्षेत्र में 4 यूरोपीय शक्तियाँ आकर अपने अपनी जगह पर यदि कब्जा करने लगी तो भैया लड़ाई तो आपस में होगी ही।
बात समझ पा रहे हैं ना। तो इनमें लड़ाई होना डचों का अंग्रेज़ों से हुआ, तो बड़ा फेमस है बेदरा का युद्ध है, या बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित करके भगा दिया, फ्रांसीसियों को पराजित करके भगा दिया, पुर्तगालियों को भी कई जगह पराजित किया। लेकिन यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज़ आपस में लड़ रहे थे, लेकिन यूरोप में पुर्तगाली राजकुमारी और इंग्लैंड के राजकुमार का विवाह होता है। तो इसका मतलब पुर्तगाल और इंग्लैंड रिश्तेदारी में आ गए। लेकिन इंग्लैंड वाले वास्तव में हमेशा से होशियार थे। तो इंग्लैंड के राजकुमार कहते हैं हम विवाह तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है। पुर्तगालियों ने कहा भैया बताओ। एक बड़ी समस्या जानते हैं क्या आती है? जब अभी सोचो कि पुर्तगाल की राजकुमारी हैं, तो अब उनका विवाह किसी राजकुमारी से होगा ना, और कोई एक ही होगा, ये भी है ना। यानी कि बहुत ऊपर चले जाने पर भी शादी में समस्या आती है, क्योंकि विकल्प एक ही बचता है। समझ पाए ना। तो पुर्तगालियों ने कहा हाँ भैया शर्त क्या है? तो इंग्लैंड के राजकुमार ने कहा जो भारत में जो बम्बई तुम्हारे पास है वही हमको दहेज में दे दो। बात समझ में आए? तो विवाह कहाँ हो रहा है? यूरोप में। यहाँ बम्बई पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। अब बम्बई महत्वपूर्ण था, इतना लंबा बड़ा था। तो उसी विवाह में पुर्तगाल वालों ने बम्बई इंग्लैंड को दहेज में दे दिया। बात क्लियर? तो अब इंग्लैंड जब पुर्तगाल वालों ने बम्बई दे दिया तो उनके पास बचा क्या? वही दमन, दीव, गोवा, पुदुचेरी छोटा छोटा, वैसे भी देख रहे हैं। कुल मिला के दुई को तो मार के भगाया, एक से दहेज में लेके भगा दिया। अब फिर आगे चलते 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 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो जितना हिस्सा अंग्रेज़ों के पास था वो तो हमको दे के चले गए, हमने ले लिया। लेकिन गोवा, दमन, दीव, पुदुचेरी पर अब भी किसका कब्जा है? पुर्तगालियों का। तो 1947 में अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन ये कब्जा इनका 1961 तक रहा। 61 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पुर्तगाल से बात की, भैया अंग्रेज़ चले गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हिस्सा है, हमको दो। तो पुर्तगालों ने एक बार आँखी दिखाया, काहे दें? तब इधर जब सेना उना की तैयारी व्यारी होने लगी तो छोड़ के भाग गए थे। तो सैन्य कार्रवाई से लिया गया था, ऐसे नहीं देने को तैयार थे। तो इसलिए उनकी स्थिति कुछ और है। हाँ, हो गया। और कोई सवाल भाई? कहीं से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चला जाए।